जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपका 8वां चैप्टर परिवहन एवं संचार, वो भी आपकी पहली बुक का। पिछले वीडियो क्लास में हमने परिवहन का परिचय और परिवहन की विभिन्न विधाओं के बारे में अच्छे से जान लिया था और विधाओं में हमने बात की थी स्थल परिवहन की। तो आज का जो अपना ये क्लास है उसके अंदर हम परिवहन की उसी विधा स्थल परिवहन के बारे में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उसके अंतर्गत आज का अपना टॉपिक है सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट की बात है। हम बोर्ड के ऊपर स्टडी स्टार्ट करें उससे पहले कुछ तथ्यों के ऊपर बात कर लेते हैं। शुरुआत के अंदर अगर हम बात करें भी किसी चीज को इधर उधर ले जाने का जो काम है वो कौन करता था? मानव खुद ही इस काम को करता था। बाद में उसने उस वाहक के रूप में या सामान ढोने के लिए वो पशुओं का इस्तेमाल करने लगा और जब पहिए का आविष्कार हो गया तो गाड़ियों का निर्माण हो गया और उसके बाद आपको पता है ऑटोमेटिक इंजन, स्वचालित इंजन का जब आविष्कार हो गया तो कार, ट्रक, बस, जीप, मोटरसाइकिल, बाइक, इन सब का निर्माण हो गया। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी जो चीजें हैं ये ट्रांसपोर्ट के व्हीकल है यानी साधन है। और इन साधनों को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक अच्छा सा मार्ग होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए। तो सड़क परिवहन के अंतर्गत हम फिर सड़कों के बारे में, हम महामार्ग यानी हाईवेज के बारे में और बॉर्डर के ऊपर बनी हुई सीमावर्त सड़कों के बारे में जानेंगे और वो भी वैश्विक संदर्भ में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो अपना टॉपिक है रोड ट्रांसपोर्ट, इसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिएगा, कंसेप्ट तो अपने को सीखना ही सीखना है। इंपॉर्टेंट तथ्य यहां पर है और साथ में हम इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को अलग से भी समझ रहे हैं साथ साथ। बोर्ड परीक्षा के अंदर इसके अंतर्गत या तो एक एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है जिन तथ्यों की हम यहां पर बात करेंगे, और साथ में या फिर एक बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है भी, जैसे सड़क परिवहन के ऊपर आप अपने विचार लिखिए या सड़क परिवहन और रेल परिवहन के जो कंपैरिजन है वो कीजिएगा। तो यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, इस प्रकार के प्रश्न आए तो आज हम यहां जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, जो चीज हम समझ रहे हैं, बस उनको एग्जाम के अंदर अपने तरीके से लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सड़क परिवहन, हमने बहुत से साधनों के ऊपर बात कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न और निकल जाते हैं अंदर से, तो उन पर बात कर लेते हैं। कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि हिमाच्छादित जो क्षेत्र है यानी बर्फीला जो क्षेत्र है, वहां पर आपको पता है परिवहन के लिए स्लेज गाड़ी का इस्तेमाल होता है। तो उस स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं का इस्तेमाल होता है? तो उत्तर हो जाएगा कुत्ते और रेंडियर। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है भी हिमाच्छादित क्षेत्रों में स्लेज खींचने के लिए किन दो पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है? कुत्ते और रेंडियर की बात आती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बात करें तो इसके लिए खच्चर का इस्तेमाल होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो ऊंट का इस्तेमाल है वो किया जाता है। आधुनिक जितने भी रोड ट्रांसपोर्ट के व्हीकल हैं उनके बारे में आप अच्छे से जानते हो, चाहे कार है, बस है, ट्रक है, एम्बुलेंस है, बाइक है, इन सब का हम जीवन में इस्तेमाल है वो करते हैं। तो ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उनको लिखने में होगी। अब चलिए बात करते हैं सड़क परिवहन, क्योंकि साधन चलाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सड़कें चाहिए। सड़कें जो कच्ची भी हो सकती है और पक्की भी हो सकती है। कच्ची सड़कों की अगर बात करें तो बनाना आसान है, कहीं से भी निकाल दीजिएगा, लेकिन जब बारिश आती है तो आपको पता है उन कच्ची सड़कों में क्या हालत हो जाती है। पक्की सड़कों की बात करें, ठीक है, हम गवर्नमेंट पैसा लगाकर पक्की सड़कें भी बनाती है, लेकिन जब भारी बारिश हो जाती है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है तो उन पक्की सड़कों की हालत भी खराब हो जाती है। विकसित देशों की अगर बात करें तो वहां पर फिर भी कुछ हालात ठीक है, लेकिन विकासशील देशों में आज भी सड़कों के जो निर्माण की बात है उनको लेकर काफी समस्याएं हमारे सामने रहती है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन यहां से निकालते हैं हम, वो है भी सड़कों का सकारात्मक पक्ष क्या है?
लाभदायक बातें इसकी कौन सी हो सकती है? इस प्रकार का कोई एक आधे नंबर का क्वेश्चन आए, आपसे आपके विचार पूछे, तो आप लिख सकते हो भी छोटी दूरियों के लिए ये सस्ता परिवहन का साधन है बजाय रेल परिवहन के। तो छोटी दूरियों के लिए ये सस्ता परिवहन का साधन है। और एक अच्छा क्वेश्चन इसके अंदर और निकल सकता है, वो ये है भी सड़कों द्वारा माल यानी वस्तुओं का परिवहन सस्ता होता जा रहा है। क्यों? तो क्योंकि इसके द्वारा घर घर वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। फिर आता है कि सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने और साथ में ही पर्यटन को बढ़ावा देने के अंदर बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये कुछ सड़कों के कुछ इंपॉर्टेंस की बात कर लें, कुछ लाभदायक, कुछ सकारात्मक पक्ष अगर आपसे कोई पूछे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नकारात्मक पक्षों की जैसे कि हमने बात की, अगर आपको लिखना पड़े एक नंबर के अंदर तो क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी बात यह आती है भी इसके निर्माण और रख रखाव पर भारी खर्चा आता है। सड़कें बनाते हैं तो उस पर भी पैसा खूब लगता है और उसकी मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो भी ज्यादा आता है। उसके बाद में दूसरा इसका नकारात्मक पक्ष हो जाता है, वो ये है भी सड़क तंत्र विकसित न हो तो यातायात संकुलता की समस्या हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, हमने एक दो सड़कें बना दी, उनसे क्या हो जाएगा? अगर हमारा पूरा यानी हर गांव, कस्बा, शहर अगर विभिन्न सड़क मार्गों से नहीं जुड़ा हुआ होगा तब समस्या आ जाएगी। तो अगर सड़क तंत्र विकसित नहीं है तो यातायात संकुलता मतलब ट्रैफिक जाम। यातायात संकुलता का मतलब है ट्रैफिक जाम हो जाना। आप देखते हो भी सिटी की अगर कहीं बात करें तो जब सरकारी ऑफिसों का जो टाइमिंग होती है सुबह की, उस टाइम आपको भीड़ मिलेगी सड़कों के ऊपर और जाम की सिचुएशन आ जाती है। इसी प्रकार शाम को जब ऑफिस बंद होते हैं उसके बाद सड़कों की हालत देखोगे तो हालत वहां भी खराब हो जाती है। दिन में कुछ ऐसा टाइम भी आता है जब आपको बहुत कम व्हीकल है वो सड़कों के ऊपर मिलते हैं। तो उससे पता चल जाता है जब हम नगरों की सड़कों के ऊपर निकलते हैं तो किस टाइम ट्रैफिक जाम है यानी ज्यादा है, यानी उच्चतम बिंदु कौन सा है और किस टाइमिंग है वो निम्नतम बिंदु के रूप में होती है। तो ये सारी सिचुएशन क्लियर हो जाती है। तो इसलिए सड़क तंत्र अगर विकसित नहीं है तो यातायात के जाम की जो समस्या है वो हमारे सामने आ जाती है। तो इस प्रकार की बातें आप सड़कों के हिसाब से सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के रूप में समझ सकते हैं। एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा और वैश्विक संदर्भ के अंदर ये छोटे क्वेश्चन के रूप में, वो ये है भी विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की जो लंबाई है वो 150 लाख किलोमीटर है। 150 लाख किलोमीटर है। और आपको जानकर हैरानी होगी उसमें भी 33% यानी 1/3 जो भाग है वो तो अकेला उत्तरी अमेरिका के अंदर है। उत्तरी अमेरिका के अंदर कनाडा, यूएसए के अंतर्गत आ जाता है। तो ये डाटा भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें हम सड़क के बाद में सीमावर्ती सड़कों की बात भी कर लें। सीमावर्ती सड़कों में पहला प्रश्न तो यही बन जाता है भी सीमावर्ती सड़कें कहते किसने हैं? सीमावर्ती यानी बॉर्डर पर जो सड़कें बनती है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कें सीमावर्ती सड़कें कहलाती है। इनको बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या इसका बेनिफिट है, अगर ये बात आपसे पूछी जाए तो आप समझ सकते हो कि सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ना। सुदूर क्षेत्र यानी जो रिमोट एरियाज है, तो उन रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों को मुख्य नगरों से जोड़ना एक तो ये प्रमुख उद्देश्य रहता है इसका। दूसरा ये है प्रतिरक्षा जिसको हम कहते हैं डिफेंस सुरक्षा की दृष्टि से। तो प्रतिरक्षा प्रदान करने में ये सीमावर्ती सड़कें बहुत हेल्पफुल रहती है। और साथ में ही उन सुदूर जो क्षेत्र होते हैं वहां के गांवों को और जो आर्मी के जो शिविर होते हैं, सैन्य शिविर, वहां तक वस्तुओं को पहुंचाने में भी सीमावर्ती सड़कों का रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो ये इतनी सी बात आप सीमावर्ती सड़कों के बारे में पढ़ लीजिएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जब हम इंडिया वाली बुक पढ़ेंगे, आप उनके टॉपिक पढ़ेंगे तो देखेंगे ये जो नॉलेज है ये आपको वहाँ पर भी काम आएगा और इसी प्रकार की बातें हम वहाँ भी करेंगे। तो कहा जाता है अगर एक बुक अच्छे से तैयार हो जाती है तो दूसरी बुक का 50% काम है वो ज्योग्राफी में हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट बुक विश्व के संदर्भ में है और दूसरी बुक आपकी भारत के संदर्भ में है। तो सड़कें और सीमावर्ती सड़कों के बाद हम पढ़ते हैं अब महामार्ग। महामार्ग इंग्लिश में कहते हैं जिसे हाईवेज, हाईवे। आज हर बच्चा हाईवे के बारे में जानता है और हर बच्चे की इच्छा होती है कि उसके गांव से भी क्यों न कोई एक हाईवे निकले। तो हाईवे से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लें, क्योंकि हमें क्या है, चीज को समझना भी है और परीक्षा की दृष्टि से अपने आप को तैयार भी करना है। तो सबसे पहले बात आती है भी महामार्ग कहते किसे हैं। तो देखिएगा, दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें, दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें हैं वो हाईवेज हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है, बिना बाधा के यातायात का आवागमन होता है। भी हाईवेज के ऊपर जो ट्रक बस जो चलते हैं, विशेषकर आप देखते हो हाईवेज के ऊपर ट्रक लोडिंग ज़्यादा होती है, माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए भी ट्रक जल्दी पहुंच जाए, जो फ्यूल का खर्च है वो कम हो जाए। फ्यूल खर्च होगा तब उसको, वो भी तो देश के लिए एक बेनिफिशियल बात है। तो बिना बाधा के यातायात का आवागमन इसके ऊपर सुनिश्चित होता है। और ये सड़कें कम से कम 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है और दोहरे मार्ग होते हैं। आप देखते हो 4 लाइन 6 लाइन इनकी बातें आज आप समझते हो। दोहरे मार्ग यानी आने वाले साधन एक तरफ चलते हैं, जाने वाले साधन वो 4 लाइन 6 लाइन के रूप में हो सकते हैं। और जहां जरूरत है वहां पर पुल और फ्लाई ओवर है वो बनाए जाते हैं, ताकि लोकल जो सड़कें हैं वो इनके पुलों के नीचे से वहां व्हीकल है वो चलते रहें और जो हाईवेज के ऊपर जो व्हीकल चल रहे हैं वहां पर किसी प्रकार की बाधा है वो नहीं आई। तो अब वैश्विक संदर्भ में आपको मैंने कहा भी 33% जो सबसे अच्छे जो सड़कों की जो मार्गों की बात आती है वो तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत है। तो आप ये भी ध्यान रखिए भी उत्तरी अमेरिका में महामार्गों का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर महामार्गों का उच्च घनत्व है और कितना है, 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। तो एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 0.65 किलोमीटर आपको हाईवेज मिलेंगे। उत्तरी अमेरिका के अंदर ये डेंसिटी सबसे ज्यादा है दुनिया में। उसके बाद बात करें तो यूरोप के अंदर भी हाईवेज है वो बहुत अच्छी सिचुएशन के अंदर है, यानी वहां यूरोप के अंदर भी विकसित सड़कों का जाल मिलता है उत्तरी अमेरिका की तरह, लेकिन यहां पर डेंसिटी है वो ज्यादा है। एक चीज यहां और क्लियर कर दूं, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन भी यहां निकल सकता है। भले ही हमने यहां पर एक लाइन की बात की है, तो समझिएगा प्रश्न क्या बन सकता है बोर्ड परीक्षा में कि उत्तरी अमेरिका के महामार्गों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। एक चीज तो पहले मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर दूं, हालांकि आपको ये सब चीज समझ में आई हुई है। वो क्या है, हम यहां सड़कों के बारे में पढ़ रहे हैं, यहां हाईवेज के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब हम रेल मार्ग पढ़ेंगे तो कहीं इनको आपस में मिक्स मत कर दीजिएगा। आगे जो टॉपिक पढ़े भी रेल मार्ग पूछे तो आप सड़क मार्ग के बारे में वहां कहीं व्याख्या करने लग जाएं। तो उत्तरी अमेरिका के महामार्गों की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये पहली विशेषता हो जाएगी। भी उत्तरी अमेरिका के अंदर महामार्गों का उच्च घनत्व होता है, आंकड़ा याद रह जाए तो ये भी 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है, एक विशेषता। दूसरी विशेषता आ जाती है भी ये जो हाईवेज है, इन हाईवेज से हर गांव मोस्टली 20 किलोमीटर की दूरी पर, हर गांव से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर ये हाईवेज आपको मिल जाएंगे वहां पर। तीसरी बात है इसके अंदर, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, ऊपर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर मैक्सिको आ गया। तो ये 3 कंट्री है, तो बड़े जो हैं कनाडा और अमेरिका है। तो कनाडा के जो उत्तरी नगर हैं वो यूएसए के और जो मैक्सिको है यानी दक्षिणी नगर हैं उनको आपस में जोड़ता भी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, जब आप मानचित्र के ऊपर देखेंगे तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दोनों तरफ जो महासागर है, एक तरफ कौन सा है, प्रशांत महासागर है, तो दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है।
तो पश्चिम के अंदर जो प्रशांत महासागर के तट के ऊपर जो नगर बसे हुए हैं वो पूर्व के अंदर अटलांटिक महासागर के तट के ऊपर जो नगर हैं उनको भी आपस में ये जोड़ते हैं। तो इस प्रकार की विशेषताएं आप उत्तरी अमेरिका में, इसमें अब याद रखने वाली क्या बात भी, एक छोर को दूसरे छोर पर मिलाता है, पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है, उत्तर से दक्षिण के शहरों को आपस में जोड़ता है, घनत्व ज्यादा है और हर 20 किलोमीटर के ऊपर आपको वहां पर हाईवेज है वो मिल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 4 विशेषताएं आप उत्तरी अमेरिका महामार्गों के बारे में बता सकते हैं उस महाद्वीप के अंतर्गत। इसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें ध्यान देना है उत्तरी अमेरिका के कुछ विशेष हाईवेज के ऊपर और कुछ छोटी मोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आप देखिएगा हम बात कर रहे हैं, यहां पर पहला है अपना ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ध्यान दीजिएगा, ट्रांस कनाडियन महामार्ग हाईवेज की बात कर रहे हैं। कहां है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अब आपको इसमें एक लाइन ध्यान होनी चाहिए भी, ये किन 2 नगरों को जोड़ता है, यानी किन 2 छोर के नगरों को जोड़ता है। तो आप, मेरी कोशिश रहेगी भी मानचित्र भी मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूं, तो आप देखेंगे ट्रांस कैनेडियन महामार्ग पश्चिम के अंदर ये साइड पश्चिम हो गई तो वैंकूवर है, वैंकूवर, और पूर्वी साइड की बात करें तो इधर है इसमें शहर सेंट जॉन नगर। तो वैंकूवर को सेंट जॉन नगर से जोड़ता है कौन सा महामार्ग? ट्रांस कनाडियन महामार्ग। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है ये छोटे क्वेश्चनों में। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग के पूर्वी और पश्चिमी छोर के नगरों के नाम बताइए। तो ध्यान रखिएगा, कोलंबिया राज्य का वैंकूवर जो नगर है वो पश्चिम के अंदर है, और न्यू फाउंडलैंड स्टेट का जो सेंट जॉन नगर है वो पूर्व के अंदर है। तो सेंट जॉन पूर्व में है और वैंकूवर पश्चिम में है। इन दोनों को जोड़ने वाला हाईवेज है, उसका नाम है ट्रांस कैनेडियन महामार्ग की बात आती है। उसके बाद बात करें दूसरा महामार्ग, और उसका नाम है अलास्का महामार्ग। अलास्का आपको पता है, अलास्का कनाडा के साइड में है और इसके ऊपर यूएसए का अधिकार है, यानी यूएसए का हिस्सा है। अलास्का महामार्ग की बात करें तो अलास्का जो महामार्ग है ये किन को जोड़ता है? ये भी 2 नगरों को जोड़ता है और 2 अलग अलग देशों के नगर है। ध्यान रखिएगा, ये जोड़ता है एडमंटन को एंकोरेज से, एडमंटन को एंकोरेज से जोड़ता है। पहले ये ध्यान रखिएगा, एडमंटन को एंकोरेज से जोड़ता है। और ध्यान रखिएगा एडमंटन कहाँ है? कनाडा में। कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकोरेज से जोड़ता है। तो ये अलास्का महामार्ग किन 2 नगरों को जोड़ता है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में अगला महामार्ग आ जाता है अपना, जिसका कुछ हिस्सा बनना अभी बाकी है, वो है पैन या पान अमेरिकन महामार्ग। पान अमेरिकन महामार्ग, इसके बारे में आपको बताना चाहूं तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के साथ साथ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों के प्रमुख नगरों को भी आपस में जोड़ता है। तो ऊपर से बात करेंगे तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, कोलंबिया, पनामा, जितने मध्य अमेरिका के जो देश है और आगे चले साउथ जो अपना अमेरिका है, उनके देशों को भी आपस में जोड़ने वाला बहुत बड़ा महामार्ग है पैन अमेरिकन महामार्ग। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख देशों के नगरों को जोड़ने वाला प्रमुख हाईवेज है। तो एक तरीके से आप समझेंगे भी ये तो 2 महाद्वीपों को आपस में जोड़ने वाला है, जिसका कुछ काम है वो अभी बाकी है। उसके बाद बात करें इसके अंदर तो वो है पार महाद्वीपीय। अब समझिएगा, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग। आप देखेंगे पीछे के क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन दिया है, डिटेल में इसके बारे में कहीं नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब हम इसकी बेसिक जानकारी इसकी भी प्राप्त कर लें। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो किसमें है? ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है स्टुअर्ट महामार्ग, और इसमें आपको ध्यान रखना है ये किसको जोड़ता है? ये उत्तर के अंदर डार्विन को दक्षिण के मेलबोर्न से जोड़ता है। तो डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ने वाला
महामार्ग कौन सा है? पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट। डार्विन को मेलबोर्न, डार्विन को मेलबोर्न, डार्विन उत्तर के अंदर है ऊपर और नीचे है मेलबोर्न, इनको आपस में जोड़ता है। उसके बाद बात ये तो हो गई अपने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की बातें होगी। अगर हम बात करें अपने एशिया के अंदर बात करें या यूरोप की बात करें, तो आपको मैंने कहा यूरोप के अंदर भी विकसित है। और रूस की स्पेशली बात करें तो थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। रूस आपको पता है उसका कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में है और कुछ है, ज़्यादा हिस्सा है वो एशिया के अंदर है। यूराल पर्वतमाला बीच से निकलती है। तो यूराल पर्वतमाला के पश्चिम में आपको पता है वहाँ औद्योगिक केंद्र है, तो वहाँ पर आपको हाईवेज का सघन जाल है वो मिल जाता है। और इन सब की जो धुरी यानी सेंटर जो पॉइंट है वो मॉस्को रहता है। और आपको ये भी पता है रूस है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी वहां पर महामार्गों का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना वहां के रेल मार्गों का रोल है। तो रेल मार्ग जो है रसिया के वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि हम अगले टॉपिक में उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया की बात करें तो अलग से अपना एक चैप्टर है सेकंड बुक का, वहां पढ़ लेंगे। और आपको पता होगा नेशनल हाईवे 7 जो पुराना नंबरिंग है, आजकल तो नंबरिंग सिस्टम बदल गया नेशनल हाईवेज का इंडिया के अंदर, तो जो पुराने वाला नंबर है नेशनल हाईवे जो 7 है वो भारत का सबसे बड़ा महामार्ग है, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उसके अलावा जब हम इंडिया वाले टॉपिक के अंतर्गत जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है, उनके बारे में वहाँ अच्छे से हमने जो पढ़ाई है वो वहाँ पर हम कर लेंगे। तो कुछ ये तथ्य, अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा इतना हाईवेज का ज़्यादा डेवलपमेंट है वो नहीं है। तो ये थी आज की अपनी सड़क परिवहन को, रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर क्लासेस। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको अच्छे से पाठ्य पुस्तक पढ़नी है, कंसेप्ट को समझना है, याद नहीं करना है। जब समझ लेंगे तो याद अपने आप हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारी मोटी मोटी बातें सड़कों के बारे में, उनके प्लस माइनस पढ़ लिया, सीमावर्ती सड़कों के बारे में पढ़ लिया, प्रमुख हाईवेज क्या है, उत्तरी अमेरिका जो महामार्ग है उनकी विशेषताएं पढ़ ली, ट्रांस कनाडियन महामार्ग वैंकूवर को सेंट जॉन से जोड़ता है, अलास्का महामार्ग एडमंटन को एंकोरेज से जोड़ता है, पैन अमेरिकन महामार्ग है वो उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ता है, स्टुअर्ट महामार्ग है वो ऑस्ट्रेलिया में डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ता है। और एक चीज चाइना की ओर रह जाती है, चाइना में महामार्गों का क्रिस क्रॉस यानी इसके अंदर जो महामार्ग है वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, जिसे क्रिस क्रॉस कहते हैं। तो ये भी महामार्गों का क्रिस क्रॉस है वो आपको ज़्यादातर किस देश के अंदर मिलता है, तो वो चाइना के अंदर मिलता है। और बाकी छोटी छोटी बातें हमने यहाँ आज सीख ली। चलिएगा अगले वीडियो क्लास के अंदर सड़कों के बाद में स्थल परिवहन के अंदर आगे बढ़ेंगे और रेलवेज की बात करेंगे और इम्पोर्टेंट तथ्यों को समझेंगे। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। चैप्टर पूरा होने से पहले पहले आपको नोट्स हैं वो भी अपने टेलीग्राम चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया के ऊपर मिल जाएंगे। और हर शनिवार को जो अपना टेस्ट होता है शाम को 5 बजे, उसमें हर वो बच्चा भाग ले, ये मेरी इच्छा है जिसका सपना है अब की बार 90 पार। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, नोट्स रूप में लिखना चाहें तो।